Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome to our YouTube channel That's It All Psyches. Myself Atia Ayub and today we will be discussing our 9th lecture that is about Jean Piaget's cognitive development theory. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हमारी हर वीक न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, अंदाजे बयां रंग बदल देता है वरना दुनिया में कोई नई बात नहीं है। आपने जीन पियाजे के बारे में बहुत सुना होगा, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी ने अपनी एक थ्योरी दी है जिसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। तो इस थ्योरी को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं, जिसके लिए हमने सबसे पहले एक आउटलाइन रेडी की है जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी वो मेन हेडिंग्स हैं जिनको फर्दर क्वेश्चन में डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन, जिसमें हम जीन पियाजे और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। और सेकंड पर हमारे पास है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी के इस थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, जिसमें हम स्कीमा, सिमुलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन को डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास आती हैं स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी, इसमें हम 4 टाइप्स ऑफ स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारे पास आता है क्रिटिकल इवैल्यूएशन के इस थ्योरी का तनकीदी जायजा क्या होता है। Let's start the first heading of our outline, that is about introduction. In introduction, first of all, we discuss about Jean Piaget. Jean Piaget अगस्त 9, 1896 को स्विट्जरलैंड में पैदा हुए थे। ये फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने बायोलॉजी और फिलॉसफी में ट्रेनिंग हासिल की थी और इसके अलावा इन्होंने अपने 3 जो बच्चे हैं उन पर ऑब्जर्वेशन की और अपनी थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट मुतारिफ करवाई थी। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ज़ुरिक से तालीम हासिल की थी और नेचर ऑफ कॉग्निशन पर इनका फोकस था। और इन्होंने कार्ल जूंग, अल्फ्रेड बीनेट, इमैनुअल कांट और बहुत सारे और साइकोलॉजिस्ट थे जिनसे मुतासिर होकर अपनी थ्योरी को पेश किया था। इन्होंने सितंबर 16, 1980 को जेनेवा के मुकाम पर वफात पाई थी। Now we discuss the introduction of cognitive development. जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाया था और हम देखते हैं कि कॉग्निटिव टर्म जो है इसका मीनिंग क्या है। तो ये बेसिकली कॉग्निशन वर्ड है जो कि लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये कॉग्नोसर से बना है जिसके मायना है टू नो, जानना या फिर रिकॉग्नाइज, पहचानना। इसमें हम चीज़ों को अपने इल्म, तजर्बात या फिर ख्यालात की मदद से समझते हैं और इसके मायने अदराक करने के भी हैं। तो अगर डेवलपमेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मीनिंग हम लें तो इल्मी नशोनुमा का मतलब ये है कि बच्चे किस तरह सोचते हैं, चीज़ों को किस तरह दरियाफ्त करते हैं और इनका किस तरह पता लगाते हैं। इसमें बचपन से लेकर बालग होने तक बच्चों का देखा जाता है कि वो किस तरह मसाइल को हल करते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग किस तरह करते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एरियाज़ कौन कौन से हैं। इसमें इंटेलिजेंस यानी कि जहानत और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, मालूमात का इकट्ठा करना, रीजनिंग एबिलिटी, इस्तदलाल यानी गौर फिक्र करना, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ज़ुबान की पुख्तगी शामिल है और इसके अलावा मेमोरी यानी याददाश्त से रिलेटेड भी है ये। और अगर इसकी हम डेफिनेशन को देखें तो इट कंसर्न्स विद द मेंटल प्रोसेसेस, ये दिमाग से रिलेटेड है। बाय विच नॉलेज इज़ एक्वायर्ड, जिससे हम नॉलेज हासिल करते हैं। इलेबोरेटेड एंड स्टोर्ड, इसे हासिल करने के बाद जहन में महफूज करते हैं। एंड रिट्राइव, और ज़रूरत पड़ने पर फिर उसे दोहराते हैं। थ्रू अटेंशन, और ये इल्म जो हम अपने जहन में महफूज रखते हैं उसे ज़रूरत पड़ने पर हम दोहराते किन किन वजूहात की बिना पर हैं, वो हैं अटेंशन, परसेप्शन एंड लर्निंग, यानी कि तवज्जो के ज़रिए, अदराक के ज़रिए या फिर जो चीज़ें हमने मेमोरी में महफूज करी होती हैं अपनी लर्निंग के ज़रिए उनको दोहराते हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम इट चेंज अकर इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, के वक्त गुजरने के साथ साथ जो हमारी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ होती हैं उनमें चेंजेस रूनुमा होते रहते हैं, क्योंकि जो बच्चा जब पैदा होता है उसके जहन एक साफ शफाफ तख्ती की मानद होता है और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसका नॉलेज जो है वो एक्सप्लोर होता जाता है। तो ये फिर वक्त के साथ साथ बच्चे के अंदर जो स्किल्स एंड एबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा मजबूत होती जाती हैं। Let's discuss the second heading of our outline, that is about basic concepts of cognitive development. The first one is schema. Schema means concept और strategies, यानी इसे concept या फिर strategy कहते हैं। जब बच्चा किसी चीज़ को देखता है या अपने senses के थ्रू समझता है तो इसका schema इसके जहन में महफूज हो जाता है। schema से मुराद किसी चीज़ के बारे में नक्श हैं जो कि हमारे जहन में छप चुके होते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम उन्हें दोहरा लेते हैं। schema किसी भी चीज़ के बारे में हो सकता है। जिन चीज़ों के बारे में हम जानते हैं ना वो schema होते हैं हमारे। मिसाल के तौर पर ये चेयर से रिलेटेड
होता है, बॉल से रिलेटेड, किसी पर्सन से रिलेटेड, या फिर हाउस, कोई भी चीज़ है उसका स्कीमा होता है। मिसाल के तौर पर कुर्सी का नाम लेने से जब हमारे जहन में फ़ौरन आ जाता है कि ये लकड़ी या फिर प्लास्टिक की बनी होती है, इसकी 4 टांगे होती हैं, इसके 2 बाजू होते हैं, इस पर हम बैठते हैं, इसके साथ एक टेबल यूज़ होता है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये स्कीमा कहलाता है। किसी भी चीज़ का नाम लेने पर उसके बारे में जो मालूमात हमारे जहन में आ जाती हैं वो स्कीमा कहलाती हैं। इसकी हम टाइप्स को डिस्कस करते हैं। इसमें आता है फर्स्ट पर्सन स्कीमा, यानी किसी शख्स के बारे में स्कीमा। मिसाल के तौर पर बच्चा जब पैदा होता है तो उसे लोगों के बारे में पता नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वो जानता है लोगों को, सबसे पहले उसका क्लोज रिलेशन होता है मदर के साथ, तो वो मदर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। उसे मदर के हाथों की पहचान हो चुकी होती है, उनके फिजिकल अपीयरेंस की पहचान हो चुकी होती है, उनके बिहेवियर की, टॉकिंग की, या फिर उनकी पर्सनैलिटी की। तो बच्चा जैसे ही उनको देखता है तो उसे पता चल जाता है कि ये मेरी मदर है। मदर का बेशक उसे कॉन्सेप्ट ना भी हो तो उसे ये पता चल जाता है कि ये मेरी केयर गिवर हैं, इन्होंने मुझे प्रोटेक्ट करना है, इन्होंने मेरी जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी करनी है। तो वो उसने एक स्कीमा बनाया होता है अपनी मदर का अपने जहन में। उसके बाद आता है रोल स्कीमा। रोल स्कीमा में जो किरदार अदा करते हैं लोग, प्रोफेशनल होते हैं, उनका स्कीमा हमने अपने जहन में बिठाया होता है। जैसे कि रोल ऑफ साइकोलॉजिस्ट के जो जहनी मरीज होते हैं उनका साइकोलॉजिस्ट इलाज करते हैं या फिर साइकाट्रिस्ट इलाज करते हैं। उसके बाद आता है स्टूडेंट, यानी कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो स्टूडेंट होते हैं। डॉक्टर, यानी कि जो पेशेंट्स का इलाज करते हैं मुख्तलिफ डिजीज़ का, वो डॉक्टर कहलाते हैं। उसके बाद आता है सेल्फ स्कीमा। सेल्फ स्कीमा के मतलब अपनी ज़ात के बारे में हर पर्सन ने स्कीमा बनाया होता है कि मैं कैसा हूँ। लोग तो उसके बताते ही हैं, लेकिन पर्सन ने खुद भी स्कीमा बनाया होता है, उसे हम सेल्फ स्कीमा कहते हैं। ये अपनी ज़ात के बारे में होता है पर्सन का। इसमें देखते हैं कि फ्यूचर डॉक्टर, यानी कि फ्यूचर में मैंने डॉक्टर बनना है या कोई और प्रोफेशन अपनाना है। उसके बाद है लाइक्स एंड डिसलाइक्स। पर्सन को पता होता है कि मेरी लाइक्स यानी कि पसंदीदा चीज़ें कौन सी हैं, डिसलाइक्स नापसंदीदा चीज़ें कौन सी हैं, मैं स्मार्ट हूँ या फिर हेल्दी हूँ, या अदर्स और भी बहुत सारे स्कीमाज होते हैं जो पर्सन ने अपने बारे में बनाए होते हैं। उसके बाद आता है इवेंट स्कीमा। ये मुख्तलिफ मौके के तौर पर हम कहेंगे इसको कि इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर किसी पर्सन ने मीटिंग में जाना है तो वो सोचता है अपने जहन में कि मैंने पहले जाकर शेक हैंड करनी है, फिर प्रोफेशनल टॉक करनी है, यानी कि मैंने कोई रफ लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी बल्कि अपने प्रोफेशन के हिसाब से मैंने कोई प्रोफेशनल टॉकिंग यूज़ करनी है। उसके बाद है बिजनेस ड्रेस वेयर करना, कि कोई भी कैजुअल ड्रेस पहन के कहीं पे भी नहीं हम जा सकते। अगर शादी पे जाते हैं तो शादी वाला ड्रेस होगा कोई, या फिर अगर मीटिंग में जाते हैं तो वो बिजनेस ड्रेस होगा हमारा। उसके बाद है लैंग्वेज के, अगर हम किसी पार्टी में जा रहे हैं या किसी के घर जा रहे हैं या किसी से भी हम अगर टॉक कर रहे हैं तो हमने लैंग्वेज कौन सी यूज़ करनी है। द सेकेंड वन इज एसिमिलेशन। इसमें पर्सन दूसरों के जैसा बनने की या खुद उनके जैसा बनने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर इंसान जैसा देश वैसा बेस अपना लेता है, कि जिस सोसाइटी में इंसान रहता है उसी के मुताबिक अपना रहन सहन ओढ़ना बिछोना उसका हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर किसी बच्चे ने कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो उसके अलावा अगर प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए कोई पर्सन कंप्यूटर कोर्स करता है तो उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं। कि पहले भी उसने कंप्यूटर के बारे में हाउ एंड नो रखता था पर्सन, लेकिन उसके बाद उसने प्रोफेशनल डिग्री लेने के लिए जब कंप्यूटर कोई कोर्स किया तो उसे हम एसिमिलेशन कहते हैं, जिससे उसकी मालूमात में मज़ीद इजाफा होता है। The third one is accommodation. Accommodations means we adopt new experiences on the basis of previous knowledge. यानी जब हम पिछली मालूमात के अंदर नई मालूमात का इजाफा नहीं करते बल्कि पिछली मालूमात की मदद से एक नई मुकम्मल मालूमात हासिल करते हैं तो उसे हम accommodation कहते हैं। अब मिसाल के तौर पर बच्चा गाय और भैंस में फ़र्क करता है कि बुल एंड काउ जो होते हैं वो दो डिफरेंट एनिमल्स हैं। इसी तरह कैट एंड डॉग में डिफ्रेंशिएट करता है कि ये दो डिफरेंट एनिमल्स हैं। तो ये बच्चा अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू करता है, पिछले स्कीमा की मदद से करता है कि देखने में ये दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन कुछ खसूसियात होती हैं जो इनमें एक जैसी होती हैं। मसलन 4 टांगे होती हैं और एक टेल होती है, 2 आइज होती हैं, लेकिन कुछ इनके अंदर खसूसियात ऐसी होती हैं जो कि आपस में मैच नहीं करती, इसलिए इनको डिफरेंट एनिमल्स का नाम दिया गया है। मिसाल के तौर पर इनके कलर डिफरेंट हैं, इनकी हाइट डिफरेंट है। अब कैट एंड डॉग की हाइट एक जैसी तो नहीं ना हो सकती, इसी तरह उनकी वॉइस डिफरेंट है, इनके नेम डिफरेंट है। तो ये खसूसियात बच्चा जो होता है वो अंडरस्टैंड करता है और उनको फिर रीअरेंज करता है अपनी मालूमात में।
द लास्ट वन इज इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब होता है दो चीज़ों के दरमियान तवाज़न कायम करना। इंडिविजुअल एडजस्ट द न्यू इन्फॉर्मेशन, यानी जब प्रीवियस मालूमात के अंदर नई मालूमात को बच्चा एडजस्ट करता है तो वो इक्विलिब्रेशन कहलाता है। इसमें बच्चा सिमुलेशन और एकोमोडेशन के अंदर इक्वल बैलेंस कायम करता है। बच्चा अपने और माहौल के दरमियान एक तवाज़न कायम रखने की कोशिश करता है। मिसाल के तौर पर बच्चा सूप को पसंद करता है, वो इसलिए करता है क्योंकि इसके घर में मुस्तकिल तौर पर सूप खाया जाता है या फिर डेली बेस रूटीन पर सूप बनता है इनके घर में, इसलिए बच्चे को बहुत ज़्यादा पसंद है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जो चीज़ घर में ज़्यादा बनती हो बच्चे उसको ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा इसके उल्ट भी हो जाता है कि बच्चे उस चीज़ से फेड अप हो जाते हैं और उस चीज़ को देखना भी गवारा नहीं करते, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ खाकर बच्चे उकता जाते हैं। Now we discuss the second last heading of our outline, that is about stages of cognitive development. द फर्स्ट वन इज सेंसरी मोटर स्टेज। ये बच्चे की हवासी खमसा से रिलेटेड होती है। इसमें हर बच्चे की हरकतों सरकनात भी शामिल होती हैं। ये स्टेज बर्थ से लेकर 2 साल तक की होती है। इसे इन्फेंसी स्टेज भी कहा जाता है। तो इसमें बच्चे के सेंसरी सिस्टम को अंडरस्टैंड किया जाता है कि बच्चा विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच के जरिए चीज़ों को समझता है। चिल्ड्रन लर्न अबाउट द इन्वायरमेंट। बच्चे माहौल के जरिए सीखते हैं थ्रू मूवमेंट, हरकत के जरिए, टच उनको पकड़ कर, एंड अर्ली एक्शन सच एज लुकिंग, लिसनिंग एंड सकिंग। यानी जब तक चीज़ों को देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं या फिर उनके बारे में परखेंगे नहीं, तब तक उनको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। इस स्टेज में बच्चा रिफ्लेक्स एक्शन भी डेवलप करता है। उसके बाद इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे सीखते हैं। रियलाइज दैट ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट व्हेन इफ़ दे आर आउट ऑफ साइट। यानी बच्चों को कोई खिलौना अगर देकर नज़र से हटा दिया जाए तो उसे वो ढूंढने लग जाते हैं। उनको पता होता है कि ये चीज़ हमारी नज़र से ओझल हो गई है, लेकिन ये चीज़ मौजूद है, इसे छुपा दिया गया है। बच्चे मिसाल के तौर पर कोई टॉय बच्चे को दे दिया जाए और उसे कंबल के अंदर अगर या फिर किसी चीज़ के पीछे अगर उसे छुपा दिया जाए तो वो फिर उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये सेंसरी मोटर स्टेज में जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है उसकी मिसाल थी। ये ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में 9th से 11th मंथ तक डेवलप हो जाता है। द सेकेंड वन इज प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री का मतलब होता है पीछे, यानी कि प्रीवियस, और ऑपरेशनल का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग, यानी जो बच्चे ने पिछली स्टेज में सीख लिया होता है, इस स्टेज में आकर उसकी थिंकिंग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या फिर लॉजिकल हो जाती है। ये स्टेज 2 से 7 साल तक होती है। इसे टोडलर एज भी कहा जाता है। इट स्टार्ट्स व्हेन चाइल्ड यूज सिंबल्स एंड लैंग्वेज। जब बच्चा अलामतों का इस्तेमाल करना सीख जाए, इशारों का इस्तेमाल करना सीख जाए या फिर ज़ुबान का इस्तेमाल करना सीख जाए, तब ये स्टेज डेवलप होती है। इस स्टेज में बच्चे के अंदर जुबान की पुख्तगी आ जाती है, वो कॉन्सेप्ट को डेवलप करना सीख जाते हैं। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन फ्यूचर एंड पास्ट, यानी वो माजी और मुस्तकबिल के दरमियान फ़र्क करना सीख जाते हैं। और इसके अंदर बच्चे सीखते हैं कि इमेज और ड्राइंग वगैरह कैसे ड्रा करते हैं। अगर बच्चे कोई ड्राइंग करते हैं किसी चीज़ की, मतलब वो एक रोज़ फॉर एग्जांपल ड्रा कर लेते हैं एक पेज के ऊपर, तो वो समझ जाते हैं कि ये सिर्फ नुमाइंदगी कर रहा है एक फ्लावर की, रियल में ये एक फ्लावर नहीं है। और इसके अलावा ये है कि बच्चे हाथ में एक स्टिक पकड़कर उसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक तलवार है। तो इसके अलावा हम देखेंगे कि बच्चे मम्मी डैडी का रोल प्ले करते हैं और खेलते हैं, इसको एंजॉय करते हैं। तो इसकी स्टेजेस भी हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट स्टेज इज द सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज। इसे अलामती अफ़ाल कहा जाता है। ये फर्स्ट टाइप है। चीज़ों को बच्चे जो होते हैं वो अल्फाज की मदद से बयान नहीं कर सकते, क्योंकि अल्फाज का ज़ख़ीरा उनके पास इतना नहीं होता स्टार्टिंग में, या फिर ज़ुबान में उनकी इतनी मैच्योरिटी नहीं होती कि वो चीज़ों को अलामती तौर पर बयान कर सकें, या फिर वो इशारों का सहारा लेते हैं, गेस्चर्स मुख्तलिफ लेते हैं। मसलन किसी का नाम लेकर बात करनी हो तो वो नाम नहीं ले सकते क्योंकि उनको नाम नहीं आ रहा होता बोलना, तो वो सिर्फ उंगली की मदद से इशारा कर देते हैं कि फ़लाँ शख्स की मैं बात कर रहा हूँ। बच्चे बाज़-औक़ात इशारा करके बताते हैं कि फ़लाँ शख्स ने मुझे मारा है। वो शिकायत लगाने जब आते हैं ना अपने मदर से या फिर फादर से, तो वो कहते हैं फ़लाँ शख्स ने मुझे मारा है। उसे इसलिए इशारों का वो सहारा लेता है क्योंकि उसकी ज़ुबान में पुख्तगी नहीं आती, उसे इतना इल्म नहीं होता चीज़ों के बारे में, नामों के बारे में, वो फिर इशारों का सहारा लेते हैं।
सेकंड स्टेज है हमारे पास द इनिशिएटिव थॉट सब स्टेज। ये बच्चे के सोच से मुतल्लिक होती है। ये 4 से 7 साल के बच्चे में होती है। इसके अंदर बच्चे में तजस्सुस पैदा होता है। वो चीज़ों को समझने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से सवाल करते हैं, क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करते हैं ताकि वो चीज़ों को समझ सके, उनके नॉलेज में इजाफा हो सके। तो जिन चीज़ों का उसे इल्म नहीं है उसके बारे में भी उसे इल्म हो जाए। द थर्ड वन इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का मतलब वो होता है जो वो चीज़ें जो बच्चे की आंखों के सामने होती हैं और बच्चे उनको देखकर समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर टीवी पर कार्टून देखना और फिर उन्हें समझना, कोई ड्रामा सीरियल देखना, कोई मूवी देखना और फिर उन्हें समझना। बच्चे ऐसी चीज़ों को देखते हैं और फिर समझ जाते हैं। इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। ये 7 से 11 साल तक की होती है। इसे चाइल्डहुड स्टेज भी कहा जाता है। थॉट प्रोसेसेस बिकम मोर मैच्योर। इस स्टेज के अंदर बच्चे के जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा मेच्योर हो चुकी होती है। एप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ लॉजिक, यानी एक चीज़ के मुख्तलिफ पहलुओं को देखकर फिर बच्चे कोई लॉजिकल फैसला करते हैं। फिर है उसके बाद डिक्रीजिंग इन ईगोसेंट्रिज्म। इस स्टेज के अंदर आकर बच्चे का जो ईगोसेंट्रिज्म है, यानी जो बच्चे में अना होती है, वो कम हो चुकी होती है। उसके बाद है जी अंडरस्टैंड रिवर्सिबिलिटी, यानी बच्चे जो चीज़ कर सकते हैं उसका उल्टा उनको करना भी आता है। जो चीज़ के बारे में बच्चे जानते हैं उसका उल्ट भी जानते हैं। मिसाल के तौर पर वो अगर सच बोलना जानते हैं तो झूठ बोलना भी वो जानते हैं। उसके बाद है जी क्लासिफिकेशन। बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को ग्रुप के हिसाब से या फिर उनकी खसूसियात के हिसाब से एक ग्रुप में तकसीम कर देते हैं। मिसाल के तौर पर कलर, शेप या फिर ग्रुप के मुताबिक उन्हें तकसीम कर देना किसी ग्रुप में, वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। इस स्टेज में बच्चे मैथ के डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाते हैं। मिसाल के तौर पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या और बहुत से मेथड्स होते हैं जो कि बच्चे सॉल्व करना सीख जाते हैं। कॉज एंड इफ़ेक्ट्स का इन्हें मालूम हो जाता है कि जो हो रहा है इसके पीछे कोई ना कोई वजह है। मिसाल के तौर पर बच्चे जब देखते हैं कि आसमान पर आज बादल बने हैं तो वो सीख जाते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, बारिश आज होने वाली है। तो वो कॉज एंड इफेक्शन जो होता है उनका फैक्ट वो सीख जाते हैं। उसके बाद है जी हाँ एक एग्जाम्पल इस स्टेज की, व्हेन यू आर नॉट फीलिंग वेल एंड आर रेस्टिंग ऑन द काउच। या जब बच्चा देखता है कि हमारी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, वो रेस्ट कर रही हैं और उनकी आंखें बंद हैं, तो बच्चा क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होता है मदर के साथ, इसलिए वो उनका फेवरेट ब्लैंकेट लेके आता है और उनके ऊपर दे देता है। द फोर्थ वन इज़ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज 11 साल से स्टार्ट होती है और अबव यानी से एक इससे आगे जारी रहती है। इसे अडल्टहुड स्टेज भी कहा जाता है। इस स्टेज में बच्चे जो होते हैं वो प्लानिंग करते हैं और मसाइल का हल तलाश करते हैं एक बाकायदा साइंटिफिक तरीक़ेकार के मुताबिक। थॉट बिकम्स फ्लेक्सिबल। बच्चों के जो सोच होती है वो फ्लेक्सिबल हो चुकी होती है, क्योंकि पहले स्टेजेस में बच्चे जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, जो हमने देखा था वही ठीक था, वही गुड था। लेकिन इस स्टेज में बच्चे दूसरों की बात भी समझते हैं, सुनते हैं और फिर फैसला करते हैं। उसके बाद है जी सॉल्व अ प्रॉब्लम इन लॉजिकल वे। एक बाकायदा अकली तरीक़ेकार के मुताबिक मसाइल का हल तलाश करते हैं। डेवलप स्किल्स। मुख्तलिफ तरह की स्किल्स बच्चे में आ चुकी होती हैं, उनको डेवलप करना सीख जाते हैं बच्चे। अंडरस्टैंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ अ गेम। किसी गेम को खेलने के रूल्स एंड जो रेगुलेशंस होते हैं उनको समझ जाते हैं। मतलब क्रिकेट बॉल, बैडमिंटन वगैरह के रूल्स को अंडरस्टैंड कर चुके होते हैं। उसके बाद है जी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी बच्चे जब किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो वो बेशक आंखों के सामने मौजूद ना हो लेकिन वो उसको इमेजिन कर लेते हैं। उसके बाद डिडक्टिव थिंकिंग। बच्चे की थिंकिंग जो होती है वो डिडक्टिव हो जाती है, यानी रूल्स देखकर फिर एग्जांपल्स बनाते हैं। और बाज़ दफ़ा इंडक्टिव थिंकिंग भी होती है कि बच्चे ने जो एग्जांपल्स पहले सेट की होती हैं उनको देखकर रूल्स बनाने होते हैं। इसके हम एक एग्जांपल भी लेते हैं इस स्टेज की कि आ स्टूडेंट वर्क इजीली विद फ्रैक्शन, डेसिमल एंड रेशो, यानी कि एक बच्चा किसी एक क्वेश्चन को डेसिमल में भी कर सकता है, फ्रैक्शन में भी कर सकता है और रेशो में भी कर सकता है। It's time to discuss the last heading of our outline, that is about critical evaluation of Piaget's theory. The theory itself is wide in scope and comprehensive, यानी ये नज़रिया बजाते खुद बहुत ज़्यादा वसी है। पियाजेस थेरी पार्सिमनियस इन इट्स कॉमनैलिटी। पियाजे की थेरी अपनी जो मुश्तरकात हैं उनके मुतशाबह है, यानी उनसे मैच करती है, क्योंकि पियाजे ने अपनी थेरी का कॉन्सेप्ट अपने पर्सनल तजर्बात की मदद से दिया था। इसने अपने बच्चों पर तजर्बात किए थे और फिर अपनी थेरी को डेवलप किया था। ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता रहा। ये बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसेस था और फिर आखिरकार ये एक बाज़ाब्ता मरहले तक पहुंच गया जहां लोग मंतकी कार्रवाइयों को समझने के साथ साथ उसे अक्ली बनाने के काबिल हो गए।
तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर. आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. बट इफ यू फेस एनी टाइप ऑफ डिफिकल्टी देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. I will try my best to guide you. Thanks for watching. See you in the next video. Till then, take care and Allah Hafiz.